नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो ऐसा नारा जब मैं बेरोजगारी के दिनों में और कॉलेज के दिनों में खुद के लिए अप्लाई करता था तो मेरे हाथ पैर फूल जाते थे कि शरद जी अगर अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओ। तो मैं ये सोचता ही नहीं था और मैं ये तो नहीं कहूँगा लूज़र की तरह सोचता था, लेकिन मैं सोचता था कि अगर ज़िंदगी चलती रही तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। तो पर्सनली अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे से मेरी थोड़ी सी विनम्र असहमति है। युद्ध के मैदान में शायद ये होगा कि अभी हार गए तो सब हार गए, लेकिन ज़िंदगी में अभी नहीं तो कभी नहीं घबराहट ज़्यादा पैदा करता है, बजाय इसके कि आप ये कहिए कि नहीं साहब ये तो डू और डाई की लड़ाई है, करो या मरो का संघर्ष। अरे भैया, जीवित रहेंगे तो सब कुछ करते चलेंगे। भरा कांग्रेस के लिए एक सीनियर लीडर पार्टी के कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छी बात है, सही बात है। आप बीते 20-22 सालों में सिर्फ 14 महीने के लिए 2003 के बाद से सत्ता में लौटे हैं। कांग्रेस की बात करें और उसके बाद आपके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं ही रहा है। तो ये कभी नहीं का सूखा अब कब खत्म होगा और क्या इस तरह के नारों से खत्म होगा? कई बड़े सवाल हैं। आज इसी पर डिबेट है हमारी, और सबसे पहले डिबेट पे जाने से पहले ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस का नया नारा है, जिसके सहारे वो 2028 के महासंग्राम में उतरने की रणनीति बना रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की परेशानी और बढ़ी है। निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरने पार्टी हर जुगत भिड़ा रही है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन के मौके पर भी इस पर चर्चा हुई, जहां नए और पुराने नेता एक साथ दिखे। यहीं से निकला अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा। हमारे नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जन्मदिन था, भोपाल में मनाया, हजारों लोग आए। तो ये बात सही है कि इस मायूसी से उभरने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब ये नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो सर पे कफन बांध लो, टकराना पड़े तो टकरा जाओ, लेकिन अब की 2028 में जीत हासिल करना पड़ेगी। बिहार चुनाव का असर अब एमपी की राजनीति में भी दिख रहा है। कांग्रेस जहां चिंतित है, वहीं बीजेपी में उत्साह है। कांग्रेस के नए नारे पर बीजेपी खुलकर तंज कस रही है। मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो कभी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश की जनता ने बहुत भरोसा कांग्रेस पर किया और कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश को गर्त में खड़ा किया है, इसलिए देश की और प्रदेश की जनता अब उनके बातों में नहीं आने वाली। मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब साफ है, चुनाव में 3 साल का लंबा वक्त है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संगठन को सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और जनता के बीच फिर से भरोसा बनाना। कांग्रेस भी मान रही है कि अगर अभी तैयारी नहीं हुई तो वापसी का रास्ता मुश्किल होगा। तभी तो अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा बुलंद हो रहा है। अगर अभी तैयारी शुरू हो गई तो 2028 में कांग्रेस की तकदीर बदल भी सकती है। देखा आपने कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और आपने इसके पहले जो मेरा व्यक्तिगत चिंतन था वो कितना मायने रखता है, मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है, वो भी आपने समझने की कोशिश की होगी कि ये नारा हमें वाकई चैतन्य करता है या हमें बेचैनी से भरता है कि अब हारे तो सब हारे। ऐसा सोचना क्या उचित है? नहीं जीत पाए तो समाप्त हो जाएंगे। ये किसी क्षण अपनी टीम को एक बेहतरीन लड़ाई लड़ने के प्रेरित करने के लिए तो उचित है, लेकिन जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। अगर बीजेपी ये सोच लेती, जिसका एक भी कैंडिडेट नहीं जीतता था और वो संघर्ष करती रहती थी और हर चुनाव में हार 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 का हाहाकार, तो शायद आज वो सत्ता के शीर्ष पर नहीं होती। उसने अपने को मोबिलाइज किया। कांग्रेस के लिए भी मूल रूप से अब प्रश्न यही है कि उसे नारों के बजाय जमीन पर काम करने की जरूरत है। नारे
खबरें बन जाते हैं, सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन इनसे आप जीत नहीं सकते। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था, क्या वीर शिवाजी ने कहा था, वो वीर शिवाजी का अनुभव था। वो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, आज की लड़ाई आपको लड़नी है। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या 3 साल पहले तैयारी शुरू करके कांग्रेस 2028 की जंग में दम दिखा पाएगी? क्या कांग्रेस संगठन बिहार नतीजों से उपजी मायूसी को दूर कर पाएगा? क्या अभी नहीं तो कभी नहीं की रणनीति कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? और क्या हर कार्यकर्ता कांग्रेस का ऐसा सोच रहा है? हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। नमस्कार शरद जी। संतोष गौतम जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। साथ ही नवनीत शुक्ल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको भी प्रणाम है, नमस्कार है। और मनोज सैनी स्टूडियो से एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देखते हैं आप अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नारे हैं या कांग्रेस के दिल की आवाज़ है, या फिर इसके पीछे का मनोविज्ञान कुछ और है? जब तक पूरी कांग्रेस से यह आवाज़ नहीं आएगी कि हम लड़ेंगे, और गीता का दर्शन ज़्यादा आश्वस्त करता है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है पार्थ, तुम्हें सिर्फ परिश्रम करना है, कर्म करना है। अगर तुमने फल देख लिया तो तुम विचलित हो जाओगे। जी, क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से शुरू करता हूं। आपने कहा शिवाजी को लेकर, शिवाजी जब लगातार औरंगजेब से हार रहे थे तो 49 किले उन्होंने आखिरी में उनको सरेंडर कर दिए थे, और 1 किले के लिए वो लड़े, और 1 किले के बाद उन्होंने वापस नए सिरे से लड़ाई शुरू की, और पूरे लगभग 40 किलो पे उन्होंने वापस कब्जा जमाया था। इस पे लेकर एक फिल्म बनी थी, ये अलग बात है। पर राजनीति के लिए ये नारा किसी, मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई वो सम्मान, इसका सम्मान है इस नारे का, क्योंकि आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप ही अगर ये सोचे अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे में नहीं, आपको संगठन को तैयार करके आपको मैदान में उतरना चाहिए। मुझे याद आता है कि भाजपा के उन नेताओं से बात करता, जब कांग्रेस पूरी तरह इंदौर में ताकतवर थी और मैदान में लड़ती थी तो कैंडिडेट नहीं होते थे, तो भाजपा अपना एक झंडा और एक डंडे के आधार पे अपना कैंडिडेट खड़ा करके, मालूम है कि जमानत जब्त हो जाएगी, इसके बाद भी मैदान में डटी रहती थी। डटी रही इसलिए वो लड़ती रही इसलिए उसको शासन करने का मौका मिला। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये है कि जितने भी नेता हैं ये जमीनी नेता सब खत्म हो चुके हैं, और जमीनी राजनीति करने वाले जो हैं वो केवल खुद की राजनीति करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। कांग्रेस अपने आप को जब तक, या तो कांग्रेस पहले 100 सीटों की तैयारी करे कि हमें 100 सीटें कौन सी जीतना है, उसकी पहले तैयारी करे, या अभी नहीं तो कभी नहीं, पहले 100 सीटों के पार का नारा देना चाहिए कि हम पहले 100 सीटें जीत लेंगे, उसके बाद में तैयारी करेंगे, और उसकी सीटों का अभी से तैयारी करना चाहिए। इस प्रकार के नारों से और रही सही कसर ही पूरी हो जाएगी। या तो भाजपा लिख के दे दे कि भैया, कांग्रेस लिख के दे दे कि भैया इसके बाद हमको लड़ना ही नहीं है, फिर तो इस प्रकार का नारा फिर ठीक है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। बेहतर होता है कि सज्जन सिंह वर्मा जी या कोई भी लीडर जो इस तरह की बात करता है वो कहे कि इन 10 सीटों की जीत की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, जीतेंगे ये नतीजे बताएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, और मैं प्रण कर रहा हूं कि प्राणपण से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा पार्टी की जीत के लिए इन 10 सीटों पर। बीजेपी ऐसे ही चलती है। बीजेपी में नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे बिहार में दी गई। एक बड़े पत्रकार जो विचार से बीजेपी के लिए आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि मैं जहां भी गया बिहार में, मैंने देखा कि बड़े बड़े बीजेपी के नेता, कोई झुग्गी बस्ती में, कोई स्लम ड्वेलर्स के पास में पर्चे बांट रहा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि अरे इतना बड़ा नेता और ये काम करेगा। तो जब मिला तो उन्होंने कहा साहब हम तो बीते 1.5 महीने से डेरा डाल के यही काम कर रहे हैं। ये बीजेपी की तैयारी है। खैर, सफलता के पीछे बहुत किस्से जुड़ जाते हैं, लेकिन बात नवनीत जी ने जो कही है वो मार की। मनोज, छोटा सा एक कमेंट आपका भी। देखिए शरद जी, राजनीति बदल गई, पहले जैसी है नहीं। अब पहले क्या होता था, जब एक दौर था जब आप घर में बैठकर चुनाव जीत जाते थे, कौन विधायक बनता था, कौन सांसद बनता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को ज़मीन पर लेकर आई, इसमें कहने में कोई शक इसलिए नहीं है, जैसा आप भी कह रहे थे। अब आप देखिए कि बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं और पश्चिम बंगाल की तैयारियां शुरू हो गई। पूरी टीम पश्चिम बंगाल में पहुंच गई कि कहाँ कौन सा काम करना। तो ये ठीक है कि जीत के पीछे कहानियाँ बहुत बन जाती, लेकिन कहानी यूं ही नहीं बनती। कहानी जब ही बनती जब ज़मीन पर आप काम करें। कांग्रेस के भीतर मायूसी है। मायूसी इसलिए है कि हाल ही में बिहार के चुनाव या जितने भी चुनाव हो रहे हैं तो उस तरह की सफलता नहीं मिल पा रही। तो जाहिर है कि नारे भी
गढ़ना होगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको ज़मीन पर आना पड़ेगा। आज मैं बहुत सारी फ़ोटो कांग्रेस के बाहर देख रहा था जहां कमलनाथ जी के बर्थडे पर लगी हुई थी, तो मैं ये सोच रहा था कि ये सारे चेहरे यदि एक साथ मिल जाए फिर अभी नहीं कभी नहीं का नारे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सब ज़मीन पर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है उसी की ज़रूरत पड़ेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो ज़मीन पर आना पड़ेगा और वो लड़ाई बड़ी गंभीर हो जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह का भरोसा शिवाजी की तरफ हम फिर लौटते हैं, नवनीत जी ने बात की, और जो किला शिवाजी ने जीता अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति की अपना बलिदान आत्मोत्सर्ग करने के बाद, उसके बाद शिवाजी की टिप्पणी बहुत मार्मिक थी, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ तो जीत लिया लेकिन हमारा शेर चला गया हमारे पास से, गढ़ आला पण सिंह गेला। तो ये जो सोच है लीडर की, ये जो नेतृत्वकर्ता का एक दायित्व है, आप किस कॉज के लिए चल रहे हैं। आज कांग्रेस के लिए ये भी एक नैतिक प्रश्न है कि वो क्या नेहरू जी के लिए संघर्ष कर रही है, क्या वो गांधी जी के लिए संघर्ष कर रही है, या वो भी ये मान रही है कि जैसा राजनीति या राजनेताओं के लिए मान लिया जाता है कि साहब एक प्रोफेशन है, ये भी लंबे समय से जीत नहीं रहे हैं, कुछ सब बिजनेस ये वो सब डाउन है, जीत लेंगे। ऐसे आपका जीतना बहुत कठिन होगा। हर पवित्र जीत के पीछे एक नैतिक आत्मबल बहुत जरूरी है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, निश्चित रूप से जो आज इन्होंने एक नारा दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, पर जनता ने कांग्रेस को बता दिया है कि कभी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो वो मेहनत कर रहे हैं वो विफल है। और अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा कि उनको टारगेट लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, तो बिहार में वो इसी टारगेट में थे, पर वो डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाए। और सज्जन भैया जो कांग्रेस के नेता हैं, वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान देकर वो वापस इंदौर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं। इससे अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस में जिस तरह से इनके जो गुट हैं, जो धड़े हैं, जो कबीले हैं, वही आपसी लड़ाई लड़ने के लिए काफी है। जब वापस में फुर्सत होगी तब तो जनता के बीच में जाएंगे वो, फिर जनता के बीच में जाएंगे तब तो भाजपा के पास आएंगे वो। तो मुझे लगता है कि कहीं इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक दिन की सुर्खियां बटोरने के अलावा कुछ नहीं। हम राजनीतिक दल हैं। हम निश्चित रूप से आपने जिस तरह से जिस और बंगाल की तरफ इशारा किया, तो हम 24/7 365 दिन 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमारी परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, और यही चुनाव में, बिहार चुनाव में भी आपने देखा कि कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की। बूथ पे बैठे हुए कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। और निश्चित ही हम हर चुनाव में, क्योंकि हमारा दल हम पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ता है, और हम हर चुनाव उसी दमदारी से लड़ते हैं, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल भी हैं। रही बात कांग्रेस की, इनके नारे कुछ भी करते रहे, ये कोई भी बात करते रहे, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सोशल मीडिया, आप इनको जो स्पेस दे देते हो, वो बटोर के उसी में काम करने का काम करते हैं शरद जी। बाकी जनता के बीच कांग्रेस कहीं भी नहीं है। दुर्गेश जी, कहने के लिए आप कहते रहें बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा गंभीर निगाह कांग्रेस पर ही होती है, क्योंकि आपके रणनीतिकार ये जानते हैं कि अगर कोई बाउंस बैक कर सकती है कोई पार्टी तो उसका नाम कांग्रेस है। और ये राजनीतिक बयानबाजी निश्चित तौर पर जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कांग्रेस भी इस भ्रम में थी कि व्यापारियों की पार्टी या हिंदुत्व का लेबल लगी हुई पार्टी क्या मुकाबला करेगी हमसे, क्या करेंगे। इनके पास न संसाधन है, साइकिल और चने गुड़ लेकर ये लोग निकलते हैं प्रचार के लिए। ये कांग्रेस जो वट वृक्ष है, 135 साल पुरानी पार्टी है, क्या लड़ेगी ये। तो भ्रम न इधर होना चाहिए न उधर होना चाहिए। हाँ, आपकी जो शैली है कि जब आपके पास संसाधन नहीं थे तब भी आप खूब लड़े, आधार बढ़ाया, अब तो संसाधन है तो सोने पे सुहागा है। जी संतोष गौतम जी। देखिए शरद जी, मैंने सभी की बातें सुनी और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता श्री दुर्गेश केसवानी की बातों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आज जो बात है वो हमारे कांग्रेस के नारे पर है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सज्जन सिंह वर्मा जी द्वारा ये बात कही गई है। मैं ये समझता हूं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बातें, ऐसे नारे समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस केवल नारों के दम पर जिंदा है या
अपनी जमीनी तैयारियों में कुछ कमी रखे हुए है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी जमीनी तैयारियों को जारी रखे हुए, चाहे पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों का सम्मेलन हो, चाहे उसके पहले विधायकों का सम्मेलन हो, लगातार कांग्रेस पार्टी ब्रीफिंग कर रही है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमेटी गठित की गई है सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में, इसका मतलब साफ है कि हम बिहार जैसी स्थिति को यहाँ नहीं बनने देना चाहते और पूरी तरह से तैयारी में है। और दुर्गेश केसवानी जी की एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है और वो फिर आने वाली नहीं है। तो दुर्गेश जी शायद भूल गए कि दशकों तक उनकी पार्टी भी 2 डिजिट तक नहीं आती थी और लगातार इनके नेता संघर्ष करते रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने कामों में लगी हुई है। बेलची की घटना हुई थी और इंदिरा जी अब हाथी पर बैठकर बिहार पहुंची थी, शरद जी आपको याद होगा, नवनीत जी आपको भी याद होगा। उस घटना ने पूरा परिदृश्य बदल दिया। जबकि 77 के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस युग समाप्त हो चुका है, लेकिन 80 में पूर्ण बहुमत से फिर कांग्रेस की सरकार आई। और अभी दुर्गेश केसवानी जी उनकी पार्टी ये भी आरोप लगा सकती है कि क्या आपके पास कोई दूसरा इंदिरा गांधी है, कोई दूसरा संजय गांधी है। तो ये परिस्थितियां निर्माण करती है नेता का। चाहे इंदिरा जी को भी गूंगी गुड़िया बोला गया था एक जमाने में, तो इसका कोई वो नहीं है कि कोई नेता, राहुल जी ने तो लगातार इतनी बड़ी पदयात्रा की कि देश में, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी ने की हो, या पूरी दुनिया के इतिहास में शायद इतनी लंबी पैदल यात्रा किसी नेता ने नहीं की, मेरा जहां तक मानना है, और 2-2 बार की। तो ये नहीं है राहुल जी की स्वीकार्यता पूरी तरह से, लेकिन तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर में चाहे बिहार में 65 लाख लोगों के वोट काटने का मामला हो, 10,000 रुपए बजाय मतलब चलती आचार संहिता के बावजूद अगर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए गए, तो क्या ये नैतिक तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं? इन पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हम इन सब बातों को छोड़कर केवल ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गंभीर है, पूरी तैयारियों से लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन आने वाले समय में करेगी। नवनीत जी, दूसरे चरण में हम उन तथ्यों की तरफ लौटते हैं डिबेट में, जो जिनकी कमी अगर हम मान लें, जिनकी वजह से कांग्रेस पिछड़ रही है, या फिर हम ये मान लें कि लीडरशिप क्वालिटी क्या है। शिवाजी थे, अप्रतिम राजनेता थे। इंदिरा जी की बात करें तो अद्भुत राजनेता रहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी अद्भुत राजनेता रहे। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो 11 साल में उन्होंने वही काम किया है जो पार्टी का एक शीर्ष और दिग्गज राजनेता करता है, पार्टी को एकजुट रखना, आगे बढ़ाना। मुद्दों में वोट चोरी का मुद्दा शायद जनता के गले नहीं उतरा है। क्या कांग्रेस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो रहा है कि कांग्रेस जिन मुद्दों की तरफ जा रही है वो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है। वो चाहे एसआईआर का मामला हो, आप अडानी और अंबानी की बात करते हैं। अडानी और अंबानी के शेयरों से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। लोग आज भी जानते हैं कि उन उद्योगपतियों से उनका कोई लेना देना नहीं। उन उद्योगपतियों को जो हो रहा है वो जाने, वो तो समय के साथ होगा। पर जो आम आदमी की आवाज़ होना चाहिए वो शायद मेरे को लगता है कांग्रेस उठाना भूल गई है। और इसीलिए ये 2 चीज़ें हो रही है। एक तो जो कैश बेनिफिट की योजनाएं जहाँ जहाँ जिस सरकार ने चला ली, उनका वहाँ लगातार कब्जा होता जा रहा है। और कर्ज लेकर ये योजनाएं जो हैं, अभी रिजर्व बैंक ने भी कहा कि ये कर्ज बेनिफिट, जो कैश बेनिफिट की योजनाएं, ये बहुत बड़ा नुकसान देश में करेगी। वो अलग बात है। पर कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी बात इस समय ये कि कांग्रेस अपनी जमीनी तैयारियों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस और संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी है कि जो मजबूत जनाधार के नेता हैं, जिन पर वो विश्वास कर चुकी है, वो 2 चुनाव जीत चुके हैं, 3 चुनाव जीत चुके हैं, जो भी पहले रह चुके हैं, उन सारे लोगों को वापस जमीन पर उतारा जाए और उन्हीं के भरोसे पहले 100 सीटों पर चुनाव अगर कांग्रेस लड़े तो ही वो कोई तैयारी कर पाएगी। नहीं तो कांग्रेस जमीन पर आज भी संगठन की कोई तैयारी के भरोसे चुनाव लड़ी तो बहुत बुरी तरह से मुंह की खाएगी कांग्रेस। मनोज जी, अगर हम पीछे अतीत की तरफ लौटें तो इंदिरा जी के जो जिसको कहना चाहिए कि उनकी चुनौती जो आई वो आपातकाल बना। लोगों को लगा कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। फिर आप आइए 2004 बीजेपी की सरकार थी, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था खिलाफ। वो वाकई एक राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बहुत विश्लेषण का विषय है कि शाइनिंग इंडिया का नारा गले क्यों नहीं उतरा। फिर आप आइए यूपीए का आखिरी टर्म, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G 3G, तमाम अराजकताएं एकदम सामने आ गई। बीजेपी के रिजिम में कांग्रेस ने जिन मुद्दों को पकड़ने की कोशिश की, चाहे वो देश के कुछ बड़े औद्योगिक घरानों से जुड़े हों, वो शायद जनता के विषय नहीं बन पाया। या वोट चोरी का ये जो मसला है ये भी शायद नहीं बन पाया। आखिर आप कैसे देखते हैं, क्या करना? जो बात नवनीत जी ने कही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको याद होगा कि रोटी कपड़ा मकान जैसी, हाय महंगाई 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 तुझे मौत ना आई, ये सब चीज़ें उस आंदोलन को, इंदिरा जी के विरुद्ध या उस समय महंगाई के सेंटीमेंट को
आज क्या कांग्रेस को जनता के बीच में निरंतर जाकर बात करके उन मुद्दों को समझना चाहिए जो उनकी पीड़ा से जुड़े, क्या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है स्थानीय मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा सर जी। महंगाई जैसे मुद्दे, अब जैसे जिस गाने का आप जिक्र कर रहे थे वो दौर अलग था। अब महंगाई इसलिए नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं, महंगाई तो है, लेकिन महंगाई के रेशों में आप देखिए पैसा भी मिल रहा है लोगों को। आपको पहले तो फ्री का अनाज नहीं मिलता था, अब तो फ्री का अनाज मिल रहा है, घर बैठे पूरी व्यवस्था हो जाती है आपकी। आपके लिए लाडली बहना या जो भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही उनके नाम पर पैसा मिल जाता, तो पैसा तो लोगों की जेबों में आ गया, पर उस तरह की महंगाई दिखाई नहीं देती। तो मकसद ये है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नब्ज को पकड़ लेती, जाकर वहां एक नहीं 10-10 कार्यकर्ताओं को लगा देती, तो उसी तरह यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन की तरह जनता की नब्ज से जुड़ा, भले ही वो धार्मिक भावनाओं का, बहुसंख्यकों का मसला, बिल्कुल कोई मसला कांग्रेस को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, उसकी तथाकथित सेक्युलर छवि उसके लिए चुनौती बनती है इस मामले में। देखिए, कभी आपको एक छवि तो अपनी प्रदर्शित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का मुझे याद है जिस छवि को लेकर चली थी, आज तक उस छवि से उसने अपने आप को पीछा नहीं किया। तो मुझे लगता है एक छवि अपनी नई तरह से गढ़ना होगा, वरना जनता को आप समझा पाने में असफल हो जाएंगे। कांग्रेस में ये छवि गड़मड़ होती रही है जी। कभी राहुल जी ने जनेऊ पहनी है, कभी पीसीसी में बीजेपी से भी बड़ा प्रभु श्री राम का पोस्टर लगा है, लेकिन ये सब निरंतरता में नहीं है। और लोगों के मन में ये भ्रम है कि कुछ नेता कुछ कहते हैं, टॉप लीडर कुछ और कहते हैं। जी डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। देखिए शरद जी, निश्चित रूप से कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी, पर उस पार्टी का बिहार में डबल डिजिट में भी नहीं आना, ये निश्चित रूप से इसलिए इंगित कर रहा है कि कांग्रेस डे बाय डे रसातल की तरफ जा रही है। उनके जो रोदा हैं, जो उनके काम करने वाले नेता हैं, वो कहीं किसी मुद्दे को लेकर कम है, इसलिए बहुत 15 सेकंड में खत्म करें। जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की ये बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने तो बीच चुनाव से जाकर जब मध्य प्रदेश आ गए थे तो उन्होंने तय कर दिया था कि कांग्रेस कहीं नहीं है। सिर्फ आरोप और आलोचनाओं को इर्द गिर्द राजनीति नहीं हो पाएगी शरद जी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अभी एक जनता की तरफ से 272 लोगों ने एक साइन किया हुआ लेटर, आप पे भी खबर है, वो सब पे खबर है, कि उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस जब तक संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते रहेंगे, जनता उनको अच्छा नहीं मान रही है। गौतम जी, आरोप और आलोचनाओं से इर्द गिर्द राजनीति, उससे हटकर काम करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर शरद जी ये लोग कहीं जी बोलिए गौतम जी, वक्त कम है। की बात आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि हम किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को आज जरूरत है कि वो अपनी तैयारी करे, जमीनी तैयारियों को करे। नवनीत जी ने जैसा कहा कि उसे अपने संगठन को मजबूत करना होगा, तो कांग्रेस पार्टी, आप विश्वास मानिए, केवल एक ही लक्ष्य में लगी हुई है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। खासकर मध्य प्रदेश की बात मैं कर सकता हूँ, पूरी ताकत से लगी हुई है, और सभी सवालों के जवाब समय पर दुर्गेश केसवानी जी और उनकी पार्टी को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यही है, और जो बड़ी लड़ाइयाँ हिस्ट्री में हमने सब ने पढ़ी हैं, उसमें एक ही चीज़ सामने आती है कि मुट्ठी भर सैनिकों ने भी दांत खट्टे कर दिए हैं एक बड़ी विस्तृत सेना की। कारण क्या है? उनका आत्मबल, उनका नैतिक बल। संसाधनों की बात बार बार मैं नहीं कहता वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन चाहे आप बैटल ऑफ सारागढ़ी की बात करें जिस पर फिल्म बनी, या फिर अब एक और फिल्म जो आ रही है जो पूर्वोत्तर के एक ऐसे दर्रे की लड़ाई है जहां सिर्फ 22 सैनिकों ने चीन के 5000 सैनिकों को 1962 में रोका था, और कहा यह जाता है कि उनके हथियार पे हाथ ऐसे जमे थे क्योंकि -25-30 डिग्री था टेम्परेचर, और उनके पास गर्म कपड़े तक नहीं थे 62 में, तो बंदूकों पे उनकी उंगलियां जम गई थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स को उन उंगलियों को खींचने से बंदूक से उनके पसीने छूट गए, और चीन के सैनिकों ने अपनी बंदूकें उल्टी करके उनके सम्मान में जब वो लौट के गए, तो ये सेना का सम्मान देने का तरीका है विपक्ष को भी। उन्होंने ये कहा था कि ऐसी लड़ाई हमने नहीं देखी, और चीन के बारे में ये भी दावा है कि उसने माना था कि हमको 3 से 4 गुना नुकसान हुआ भारत की तुलना में। तो ये सब क्या बताता है? ये लेकिन आत्मनिरीक्षण का विषय है कि आप अपने दल से, अपनी पार्टी से कितना प्यार करते हैं। आपके नेता कितने निस्वार्थ भाव से इस समय उस पार्टी के लिए जो माता पिता की तरह है, अपना तन मन धन समर्पित करके कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कि सवाल बड़े हैं और कांग्रेस इनके सामने छोटी नहीं हो, बड़ी होकर इन सवालों का जवाब दे, तो जीत और हार तो चुनावी राजनीति का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ख्याल